Good morning, students. Once again, we are ready here to learn the new chapter of social science, and this time we have to see the chapter manufacturing industries. Okay, so what's this chapter? Let us see. Dear students, you know it well. Manufacturing means to produce something. मतलब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखते हैं आपके जीवन में कई तरह की वस्तुएं आप उपयोग में लाते हैं। साबुन है, आपका बिस्किट्स हैं, कपड़ा है, इंक है, पेन है, ये सब आपके उपयोग की चीज़ें हैं। ये उपयोग की चीज़ें केमिकल से या फूड आइटम से, खाने वाली हैं तो फूड आइटम से, उन सब चीज़ों से मिलकर के बनती हैं और इनको प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब इनका उत्पादन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष रूप से हम देखते हैं जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, मशीनें हैं, ये ऐसी चीज़ें जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उन सब का उत्पादन करने की जो प्रोसेस है प्रोड्यूस करने की, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या रहता है? रॉ मटेरियल इज टेकन एंड फ्रॉम द रॉ मटेरियल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मेड। फॉर एग्जांपल, आप जब सोप बनाते हैं या इंडस्ट्री में सोप बनता है तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऑयल चाहिए होगा सोप बनाने के लिए, नहाने के सोप की हम बात करते हैं तो वो लगेगा, कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लगेंगी, ठीक है, और कुछ ग्लिसरीन वगैरह लगेगा, और इन सब को डिज़ोल्व करके फिर बाद में उसको जमाया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें इंग्रेडिएंट्स लिए, कुछ चीज़ें ली और फिर उसको बनाया, तो ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। अब हम जैसे गाड़ी की बात करते हैं तो आयरन इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये, कार या उसका, तो हम देखते हैं कि उसमें कई तरह की चीज़ें उसमें लगती हैं। कार की अगर हम बात करें तो पूरा लोहे का बना है, उसमें प्लास्टिक के भी असेसमेंट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी लगे हुए हैं, और अंदर की जो मशीनें हैं वो स्टील की बनी है, एल्यूमिनियम की बनी हैं। तो ये सब रॉ मटेरियल ले करके उनसे मशीनें बनाई जाती, फिर उनको असेंबल किया जाता है, तो इस तरीके से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है। तो दिस इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ आवर यूज, and that is produced by taking the raw material, and after preparing different parts we are assembling them, then we are making a particular product or particular unit of the product. तो इस तरीके से आप हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर क्या है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चर में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चर सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देश की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। जितने भी आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ा प्रोफेशन क्या है? फार्मर्स हैं, और वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। लेकिन खेती की प्रोसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको आधुनिक बनाने के लिए, ये मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा काम करता है। जैसे खेती के लिए आवश्यक होता है कई मशीनें, ट्रैक्टर, है ना, और केमिकल्स, फर्टिलाइज़र लगता है तो उसका भी मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारी टेक्नोलॉजी जो रहती है मैन्युफैक्चर करती है और एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। Manufacturing also reduces the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. देखिए, manufacture also reduces the heavy dependence of people on agriculture income by providing them job. बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को सही करने के लिए जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है और उनकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर कम हो जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. It also aims
at bringing down the regional differences and establishing industries in backward areas. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मदद करता है रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इंडस्ट्रीज जब डलती हैं तो फिर निश्चित रूप से क्या होता है, उसके अंदर लोगों को रोजगार मिलता है और अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। और इस तरीके से ये इंडस्ट्रीज़ कई बार बैकवर्ड एरियाज़ में इस्टेब्लिश होती हैं और वहाँ जो लोग जिनको जॉब की कमी रहती है उनको जॉब मिल जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपांड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और इससे हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार और फाइनेंस की एक्टिविटीज़ जो रहती हैं फाइनेंशियल, वो भी बढ़ जाती हैं, मतलब इकोनॉमी को ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करता है। आइदर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अपने अंदर यूज़ करता है या एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस जो रहते हैं वो इंडस्ट्री वाले लेते हैं और उनसे मैन्युफैक्चर करते हैं। दोनों की म्यूचुअल डिपेंडेंस है। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पर इंडस्ट्रीज जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं और एग्रीकल्चर भी किस पर, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड। ऑन वन हैंड मैनी इंडस्ट्रीज लाइक sugar, textile, etc. depends on agriculture product like cotton and raw material in cotton textile mills. On the other hand, many industrial products like fertilizer, irrigation pumps, PVC pipes, tractors, tools helps in increasing agricultural productivity. मैंने आपको बताया बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें शुगर है, टेक्सटाइल है, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें काहे पर डिपेंड कर रही हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही हैं। जो कि किस एग्रीकल्चर में जो कॉटन प्रोड्यूस होता है या केन शुगर जो प्रोड्यूस होता है उससे शुगर बनती है, कॉटन से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन पर डिपेंड कर रही हैं ये इंडस्ट्रीज़ इनके रॉ मटेरियल पर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, जैसे इरिगेशन पंप्स, पीवीसी पाइप्स, ट्रैक्टर, टूल्स, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन पर क्या करता है, एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर को अच्छे से करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट देखें हम, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, लेट अस सी। ड्यूरिंग द लास्ट 20 years द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टेड 17% ऑफ जीडीपी। पूरा हमारे देश का जो जीडीपी है, मतलब ग्रोस प्रोडक्ट जो है हमारा, उसका उस इंडेक्स का 17% जो हिस्सा है वो किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है। दिस इज मच लोअर देन सम ईस्ट एशियन कंट्रीज where 25 to 35%. The desired growth rate over the next decade is 12%, which has been around only 7% in the last decade. मैन्युफैक्चरिंग रेट हमारे यहाँ बहुत कम है। कुछ ऐसी हमारे एशिया में ही कंट्रीज़ हैं जिनके जो रेट है, जीडीपी जो है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जो है वो 25 to 35% होता है। So, dear student, once again would like to see contribution of industry in national economy. मैंने आपको बताया था कि 20 years में हमारे यहाँ की जीडीपी में मैन्युफैक्चर का जो हिस्सा है वो 17% ही रहा है, जबकि कई एशियन कंट्रीज़ हैं जिनका ये मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25 to 35% रहा है। अगर हम मैन्युफैक्चर की रेट को बढ़ाते हैं और हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं
तो हमारी इकोनॉमी में सुधार होता है और पर कैपिटल इनकम मतलब व्यक्तियों की इनकम भी बढ़ जाती है और फाइनेंशियली कंडीशन देश की और लोगों की सुधर सकती है। तो इसमें टू डेवलप द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट हैज सेट अप द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्रिहेंसिव काउंसिल। गवर्नमेंट ने एक काउंसिल बनाई है जिसका नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। मतलब ये है कि मैन्युफैक्चर में कंपटीशन पैदा हो और मैन्युफैक्चर की रेट बढ़े, इसको ध्यान रखने के लिए इसके सहूलतें दिया जा सकें इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो चीज़ें देखने के लिए ये NMCC नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल ये बनाया गया है। अच्छा, अब ये किस तरह से दो चीज़ें और आती हैं। एक इंडस्ट्रियल लोकेशन है। इंडस्ट्रियल लोकेशन मतलब कि जो उद्योग धंधे जहाँ लगाए जाते हैं उनकी स्थिति क्या रहती है। द लोकेशन ऑफ फैक्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट फैसिलिटीज़। तो इंडस्ट्री का लोकेशन किस आधार पे होगा, मतलब एस्टैब्लिश कहाँ होगी, तो एस्टैब्लिश वहीं हो सकती है जहाँ पर कि क्या चीज़ें होती हैं, अगर लेबर हमें मिल जाता है अच्छे उसमें और रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, कैपिटल हो, पावर मीन्स इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, मार्केट फैसिलिटीज़ हों मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए वो आसान जगह हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो चीज़ें हैं ये महत्वपूर्ण हैं किसी भी लोकेशन के लिए। आइडियल लोकेशन के लिए अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, मतलब हमें कॉस्ट के हिसाब से देखें तो रॉ मटेरियल सस्ता पड़ना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, मतलब साइट पर जहां हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कॉस्ट कितनी पड़ रही है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इसके अलावा जो दूसरे चार्जेस होते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के, वो उनकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। डिसीजन टू लोकेट इंडस्ट्री एट साइट, और साथ ही साथ ये निर्णय कि उसको उस जगह पर इस्टेब्लिश करना है, ये सारी चीज़ें किसी इंडस्ट्री की लोकेशन में महत्वपूर्ण होती हैं। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, अब मार्केट लिंकेज किस तरह से असर करता है किसी इंडस्ट्री पर, तो इसमें खास चीज़ जो होती है इनपुट्स जो रहते हैं वो रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इनपुट्स में आती हैं। एक तो रॉ मटेरियल, ठीक है, और फिर कॉम्पिटेंट पार्ट, कंपोनेंट जो रहते हैं जो इंडस्ट्री में लगते हैं, जो पार्ट्स पुर्जे वगैरह लगते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, तो वो कंपोनेंट पार्ट्स अवेलेबल हों। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मतलब रिस्क लेकर के उसको लगाने वाले, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा बिल्डिंग और जो सारी सुविधाएं जो हम बनाते हैं वहाँ पर जो शेड वगैरह बनता है, मशीनें वगैरह लाई जाती हैं, इन सब को आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा ये तो इनपुट हुआ, अब इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होना चाहिए। आउटपुट्स के अंदर अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट और मार्केट और फिर मनी, ये मिलकर के इस तरह से एक मार्केट का लिंकेज बनाते हैं। चलिए ये हुआ। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में अलग अलग बेसिस पर हम इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहले अगर हम देखें इसमें तो क्या है, पहली चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके आधार पर इंडस्ट्री को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो देर आर मेनली टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड मैंने आपको बताया कि वो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। एग्जाम्पल के लिए कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी एंड एडिबल ऑयल, ये सारी चीज़ें आपको इनका इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, जैसे टेक्सटाइल के लिए कॉटन की ज़रूरत होती है,
है ना। और वूलन के लिए ऊन की ज़रूरत होती है, जो भेड़ों के पालन करते हैं वहाँ से मिलता है। जूट भी पौधों से प्राप्त होता है। सिल्क भी रेयरिंग किया जाता है सिल्क मोथ को, और उससे प्राप्त होता है। रबर के लिए सैप पेड़ों से निकलता है। शुगर के लिए आपको गन्ने की ज़रूरत होती है, जो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। और इसके अलावा टी, कॉफ़ी, एडिबल खाने के जो तेल हैं, इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। इसलिए ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये कहलाती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन है दैट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, machine tools, petrochemicals. All these industries are mineral based, means either whatever the raw material is used that is dug out from the earth. You can see here iron and steel. Iron ore is dug out from the earth and iron and steel are formed by that. And cement industry need the limestone that is also taken from the earth. Aluminium, ore of aluminium is also dug out from the earth. Then machine tools, petrochemicals, ये सारी चीज़ें इनके रॉ मटेरियल जो रहता है वो पृथ्वी से खोद करके निकाला जाता है। इसलिए इन इंडस्ट्री को बोला जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ कि रॉ मटेरियल किस तरह का है। अगर खेतों से आता है, एग्रीकल्चर से आता है तो एग्रो बेस्ड, और ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है रॉ मटेरियल को तो मिनरल बेस्ड। अब सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रोल प्लेड बाय द, जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर रही हैं उसके आधार में। तो पहला जो है वो बेसिक और की इंडस्ट्रीज। की इंडस्ट्रीज जो मतलब समाज में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बगैर दूसरी इंडस्ट्रीज भी नहीं चल सकती, उनको बोला जाता है बेसिक या की इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल to other industries, example iron and steel, copper smelting, aluminium smelting। अब ज़रा आप इसको समझिएगा कि बेसिक या की इंडस्ट्री, आयरन ओर से आयरन बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है, और इस स्टील से फिर डिफरेंट टाइप की मशीन्स और कंपोनेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, कारें वगैरह ये सब बनाई जाती हैं। उसी आयरन स्टील से सरिया बनाया जाता है। तो ये जितनी भी इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री हुई और मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हुई, ये सब रॉ मटेरियल के लिए काहे पे डिपेंड कर रही हैं? आयरन स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड कर रही हैं। वो बनाती हैं और फिर ये उनको सप्लाई करती है, तब वो इंडस्ट्री में अपना काम कर सकते हैं। उसी तरीके से कॉपर स्मेल्टिंग, मतलब प्योर कॉपर जो रहता है, कॉपर डग आउट करके अर्थ से जो कॉपर को प्योर करती हैं, उसके बाद वायर बनाने वाली इंडस्ट्री उसको लेती है, प्लेट्स बनाने वाली उसको लेती हैं, बर्तन बनाने वाली उसको लेती हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम का भी यही काम होता है। तो की इंडस्ट्री जिनका प्रोडक्शन जो होता है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। लोहे के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री तो लोहे का पहले लोहा खरीदेगी, फिर उसका पाइप बनाएगी, तो जो लोहा बनाने वाली इंडस्ट्री है वो उसको सप्लाई करती है। तो इसलिए वो बेसिक इंडस्ट्री कहलाएगी या की इंडस्ट्री कहलाएगी। कंज्यूमर इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे इसी कैटेगरी में, मतलब जो सीधे उपयोग में लाया जाता है। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर यूज, दैट इज शुगर, पेपर, टूथपेस्ट, स्विंग मशीन एटसेट्रा, फैंस एटसेट्रा। जो डायरेक्ट उनके प्रोडक्ट जो रहते हैं वो हमारे उपयोग में आते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, स्विंग मशीन है, मोटरसाइकिल है, शुगर है, पेपर है, ठीक है। और भी फूड प्रोड्यूस जो करती हैं इंडस्ट्रीज, फूड प्रोडक्ट्स, वो भी हमारे डायरेक्ट उपयोग में आते हैं। तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री कहलाती है। तो ये आपने दो क्लासिफिकेशन देखे। पहला वाला बेस था रॉ मटेरियल पर, सेकंड वाला बेस ऑन द रोल प्लेड, मतलब किस तरह का रोल वो प्ले करती हैं उस पर डिपेंड करता है। अब तीसरी कैटेगरी हम देखते हैं, उसमें जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा उसमें लग रहा है, एक कैटेगरी ये भी इसके अंदर हो जाती है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास तक का इन्वेस्टमेंट होता है।
पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कहलाती है स्मॉल स्केल, और इससे अगर ज़्यादा लगता है, कई करोड़ में उसकी लागत आती है, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक के बारे में हम बात करते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ को भी हम अलग अलग हिसाब में बांट सकते हैं। जो प्राइवेट संचालित होती हैं वो पब्लिक सेक्टर इसमें बोला है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, भेल, सेल एटसेट्रा। इसमें आपको बता दूं कि इसमें पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये रन की जाती हैं सरकार के द्वारा, और इसमें कोई प्राइवेट मालिक नहीं होता। तो इसमें आप देखिएगा कि भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो भोपाल में है, और सेल ये भी एक स्टील इंडस्ट्री है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको ये दोनों इंडस्ट्री जो हैं ये गवर्नमेंट की हैं, इसलिए ये पब्लिक सेक्टर में आती हैं। प्राइवेट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये या ग्रुप के द्वारा ये चलाई जाती हैं। जैसे हम एग्जांपल दें तो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टिस्को ये टाटा के द्वारा संचालित होती है। बजाज ऑटो लिमिटेड, ये मिस्टर राहुल बजाज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके द्वारा होती है। डाबर इंडस्ट्रीज़ आप जानते हैं दवाओं की एक इंडस्ट्री है, और ये सब पर्टिकुलर व्यक्तियों की इंडस्ट्रीज़ हैं, इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, मतलब ओन्ड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन। ऑन द बेसिस ऑफ एक और इसके अंदर दो रह गए हैं, जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में ये होता है कि जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। आप इसको देखिएगा, जॉइंट सेक्टर में ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो सरकार और कुछ व्यक्तियों का ग्रुप होता है, दोनों मिलकर के संचालित करते हैं। अब हम इसकी बात करें तो ऑयल इंडस्ट्री जो है उसमें ऑयल कंपनियों के मालिक होते हैं और सरकार, ये दोनों मिलकर के उसको चलाते हैं, तो ये जॉइंट सेक्टर की वेंचर्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स ऑन और बोथ। इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर जो भी काम करने वाले हैं उन सब का हिस्सा उसके अंदर रहता है, मतलब सहयोग के द्वारा कई लोग मिलकर के आपस में और सहयोग से चलाते हैं, तो उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। दे पूल इन रिसोर्सेस एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस proportionately, such as sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala। शुगर इंडस्ट्रीज जो है ये कोऑपरेटिव होती हैं, और महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की कई सहकारी मिल हैं जिनमें कई लोग मिलकर के इसको संचालित करते हैं। कोयर इंडस्ट्री केरला की होती है। कोयर मतलब जो नारियल का जो जूट होता है उससे कई चीज़ें बनाई जाती हैं, और वो केरल में भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा रन होती हैं। On the basis of bulk and weight of raw material and finished goods। दूसरी जो तरीका है वाले उसको कैटेगरी में बांटने का, ये क्या है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है उसका बल्क में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको सप्लाई करना, और जो फिनिश्ड गुड्स है वो भी, तो इसको बांटा जाता है हैवी इंडस्ट्रीज़ और लाइट इंडस्ट्रीज़ में। हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज इन विच लार्ज मशीन्स एंड हैवी और बल्क रॉ मटेरियल आर यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड हैवी और बल्की इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स लाइक ऑटोमोबाइल्स एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी। ये जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं इनमें जो प्रोडक्शन किया जाता है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, और साथ ही साथ भारी जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो भी बड़ा और भारी होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है। तो इसको कहा जाता है हैवी इंडस्ट्री, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल यूज़ होता हो, भारी रॉ मटेरियल यूज़ होता हो और भारी प्रोडक्ट
बना के निकलता हो। मशीनरी जो हैवी रोड कंस्ट्रक्शन की मशीनरी होती है वो होती हैं, और इसके अंदर और दूसरी भी कई चीज़ें आ जाती हैं जिनमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कल आ जाता है, वो हैवी इंडस्ट्री कहलाता है। लाइट इंडस्ट्रीज़ ये यूटिलिटी प्रोडक्ट्स गुड्स वगैरह देते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, टॉय इंडस्ट्री, ये इसमें लाइट इंडस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। अब हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है हम उसको जानना इसके अंदर चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये चीज़ आपने देख लिया। अब मैं आपको इसमें दूसरा इसके अंदर दिखा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ material used. As per the syllabus, you have discussed the industries on the basis of material used. They are agro based and mineral based. अभी हमने जो थोड़ी समय पहले अभी पढ़ा कि रॉ मटेरियल के आधार पर हमने बांटा था, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हम थोड़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वही आपको फिर से बता दूं कि जो इंडस्ट्रीज़ कॉटन की हैं, जूट, सिल्क, शुगर, वूल इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल, ये सारी जो इंडस्ट्री हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम पढ़ते हैं यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, द इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इट इज़ the only industry in the country that is self-reliant and it is complete in value chain from raw material to the higher value added products. Everything is done in India. सारी चीज़ों को इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड गुड तक सारी चीज़ें हम यहीं पे बनाते हैं। अब इसकी हम अगर बात करें तो ये क्या होता है, पहला फाइबर प्रोडक्शन किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फिर उसकी स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग के बाद वीविंग एंड नीटिंग होता है। स्पिनिंग मतलब धागा बन गया है, स्पन हो गया वो, और वीविंग मतलब और नीटिंग मतलब कपड़े को बनाने के लिए उसकी वीव मतलब उसको बुनने का। फिर उसके बाद कपड़ा बनने के बाद डाइंग एंड फिनिशिंग मतलब उसको फिनिशिंग करना उस कपड़े की, साथ ही साथ क्या चीज़ होता है उसमें कलर देना, तो डाइंग का काम होता है। उसके बाद गारमेंट मैन्युफैक्चर लास्ट में होता है। तो आपने देखा कि फाइबर प्रोडक्शन होता है, फाइबर प्रोडक्शन के बाद स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग के बाद वीविंग और नीटिंग होता है, और फिर डाइंग और फिनिशिंग होता है, मतलब कपड़े की उसको उत्तम क्वालिटी का बनाना, कलर करना। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सबसे लास्ट में होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे होता है। तो आपने ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखा। अब कॉटन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल दूसरा भी हो सकता है, जिसमें फाइबर जो रहता है वो फाइबर आर्टिफिशियल रूप से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और मतलब या तो सिल्क या उसके द्वारा भी होता है। तो आप देखते हैं कि ये जिसके अंदर सिल्क की बात हो या दूसरा कोई चोर हो तो वो भी एग्रोबेस्ड तो कहलाएगा, क्योंकि पेड़ों पर कीड़े को पाला जाता है, उनसे रेशम बनाया जाता है और फिर कपड़े बनाए जाते हैं और कपड़ों को सिलने का काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। मतलब टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग और कॉटन मतलब सूती। The first cotton textile mill was established in Mumbai in 1854. Now handlooms have replaced power looms. 80% of mills are in private sector. इसके अंदर 1854 में सबसे पहले मिल मुंबई में लगी थी और 80% जो मिल्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं। This industry is mainly located in Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu. It provides employment to weavers, cotton farmers, mill workers, support chemicals, dye industry and engineering works.
इसमें क्या क्या लग जाता है? पहली बात तो आप देखें कि गुजरात और महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में कॉटन की इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉयमेंट देती हैं किनको? वीवर्स को, कॉटन फार्मर्स को और मिल वर्कर्स, सपोर्ट केमिकल्स जो चाहिए रहते हैं, डाई इंडस्ट्री को और इंजीनियरिंग वर्क्स को। इन सब के लिए, इन सब चीज़ों की, इंजीनियरिंग वर्क्स की भी ज़रूरत होती है, तो इतने सब चीज़ों की ज़रूरत उसके लिए होती है। This industry faced challenges in the form of outdated machinery, irregular power supply, competition and synthetic fibers, etc. इस इंडस्ट्री के लिए चैलेंज क्या हैं? तो चैलेंज क्या है इसमें? आउटडेटेड मशीनरी, मतलब उसमें एडवांसमेंट नहीं हुआ तो वो मशीनरी आउटडेटेड हो जाती है और प्रोडक्शन कम होता है। फिर आती है बात इर्रेगुलर पावर सप्लाई, कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर वाले कम समय में अच्छा और बढ़िया काम कर रहे हैं, वो उससे अपना फाइबर बना के क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं जिसकी कीमत कॉटन से कम होती है। ड्यू टू दिस देयर इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉटन यार्न इन द वर्ल्ड। इसके कारण देयर इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ कॉटन यार्न 25% in the world than manufactured garment, important 4% of the world trade from India। आप जानते हैं कि कॉटन का 25% कॉटन यार्न पूरे वर्ल्ड में लगता है और उसका हम 4% हम पूरे वर्ल्ड ट्रेड में अपना हिस्सेदारी रखते हैं। तो आज हमने इसको देखा कि हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ा। बाकी और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ी और बच गई हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी बात करेंगे, तो हम ये अगली बार इसको आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और जो मैंने बताया है उसको अच्छे से पढ़ें, ये वीडियो को देखें और मैं PDF इसकी आज ही मैं रिलीज़ कर दूंगा ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख सकें। थैंक यू।